तो बेटा ऑडिटिंग का स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑडिटिंग का नया चैप्टर है क्योंकि हमने इतने दिन से लगातार न्यूमेरिकल और कॉस्ट अकाउंटिंग तो हद कर दी लेबर कंट्रोल वाले ने, है ना। लेबर कंट्रोल आई होप सो कि इट वाज द लेंथीएस्ट चैप्टर, आई होप सो काफी लंबा चैप्टर था। खैर उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद लेबर यूनिट का, लेबर कॉस्ट कंट्रोल का तो चलिए थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे आते हैं, कॉस्ट सॉरी ऑडिटिंग पे आते हैं। कॉस्ट कॉस्ट एकदम दिमाग में चढ़ गया है। तो ऑडिटिंग पे आते हैं। ऑडिटिंग का आपका जो चैप्टर का नाम है ये है ऑडिट ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। ऑडिट ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस यानी विशेष संस्थाओं का अंकेक्षण। हिंदी भाई इसमें लिखना सच में एकदम टेढ़ी खीर होती है, आखिर किसी तो पहले से लिख के रखा हुआ था। तो ऑडिट ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिनका कुछ अलग तरीके से क्या किया जाता है, ऑडिटिंग किया जाता है। अलग अलग चीजों का ध्यान देना पड़ता है उनका ऑडिटिंग करने पे। तो उसी तरह जब हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन जैसे ये आपका हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके ऑडिट की हम बात करेंगे। जो क्लब्स होते हैं उनके ऑडिट कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनकी ऑडिटिंग और बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं उनकी ऑडिटिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम इन 4 पॉइंट्स को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का ऑडिटिंग कैसे अलग अलग होता है। अच्छा, जब बात करते हैं अलग अलग की तो भाई अलग ऑडिट की जरूरत क्यों? क्योंकि ऑडिट का मतलब तो सेम होता है, सिंपल होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और किसी तरीके के फ्रॉड ना हो उसको रोकने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। तो सब में तो वही होगा, मगर सब में ऑडिट करने का काम अलग होगा। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे इनकम का सोर्स और उसका क्राइटेरिया अलग होगा। जब क्लब की बात करते हैं तो क्लब का अपना एक क्राइटेरिया होता है। इंश्योरेंस कंपनी का मेन क्या होता है कि भाई उनको जो क्लेम आती हैं वो होते हैं। और फिर बैंकिंग कंपनीज का उनको इंटरेस्ट से बिजनेस होता है ना? तो इन 4 हेड से अलग अलग। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टार्ट करते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं का अंकेक्षण। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हो ये तो लाइट करके बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। चलिए मेरे फेस से क्या लेना है, पहले हिंदी वाला जूम करके दिखा देता हूँ फिर इंग्लिश वाले की बात करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण की बात करते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, पॉज करके इसे नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। फिर मैं इंग्लिश में तो हिंदी में ही डिफाइन करूंगा तो वहां पे समझते हैं। तो अंकेक्षण इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण, और फिर ये उनको मिलने वाला पैसा, पैसे के तौर पे क्या मिलता है, फीस मिलती है, चंदा मिलता है। पापा ओपन कर दीजिएगा दरवाजा, पूरा अंधेरा हो गया। ये शाम के 4 बज रहे हैं और ये पूरा अंधेरा हो गया, एकदम मस्त वाली बारिश हो रही है। देखो शायद मेरे पे कुछ फोकस आ जाए। अभी भी ढंग से नहीं आ पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और अब इंग्लिश वाले में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे कि जब ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हो तो यहाँ पे हम कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल हो गए, इनके ऑडिट करने की बात करते हैं। जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन है तो हम भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हमारा ऑडिट होता कैसे है। While the auditing the school and the colleges, the auditor must pursue the rules and by laws of the institutions. एक ऑडिटर को सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन जो होता है उसका अपना एक रूल और रेगुलेशन होता है, तो उसको भी उसे देखना पड़ता है ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले। ऑडिट किसका करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है उसकी इनकम के सोर्स क्या होते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले बच्चे चाहे इंग्लिश वाले बच्चे,
जो जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, बस उतना ही लिखना है। पूरा छापामारी करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको नोट्स बनाना है जिससे कि 2 लाइन पढ़े और आपको समझ में आए एग्जाम टाइम में। ठीक है, क्योंकि मैं भी लिखने बैठता तो भाई बहुत हो जाता ना कि इंग्लिश और हिंदी लिखो। है तो यहाँ पे जब सबसे पहले बात करते हैं फीस की, एक फाइनेंशियल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है उसको पैसा फीस के तौर पे मिलता है। तो जो भी फीस होती है उसकी एक रसीद कटती है ना। तो उस रसीद को चेक करना जरूरी है। द इनकम ऑफ द फी मस्ट बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉपीज ऑफ रिसीट्स, है ना। और ये भी होता है एडवांस में भी पैसे जमा होते हैं। अगर पैसा एडवांस में जमा किया गया है तो उसकी भी वो भी क्या होता है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। कैसे लायबिलिटी भाई, एडवांस में समझ लो कि आपने पैसा कमाया नहीं, आपके पास पैसे पहले से पैसा दे दिया गया, तो भाई वो आपके ऊपर असेट्स नहीं हुआ, वो आपकी लायबिलिटी। अगर वो मांग देगा तो देना पड़ेगा, कमाए तो है नहीं कि मिल गया। तो अगर एडवांस फीस मिलती है किसी बच्चे की तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, ये ऑडिटर चेक करता है। तो ये तो हो गया फी के रिलेशन में। नेक्स्ट, फिर ये पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर जो स्कूल्स होते हैं उसे डोनेशन भी मिलते हैं। ठीक है, और डोनेशन का भी जो होता है वो रिसीट्स कटता है। तो फॉर अकाउंटिंग द रिसीट्स ऑफ द डोनेशन, डोनेशन रजिस्टर इज मेंटेन। उसके लिए अलग से एक डोनेशन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो एक ऑडिटर को डोनेशन रजिस्टर के थ्रू सारी चीज मैचिंग करनी चाहिए कि रिसीट जो मिले हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो फी हो गया और फिर डोनेशन और कंट्रीब्यूशन हो गया। आगे चलते हैं। आपको बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। पहले हिंदी वाला दिखा देते हैं बेटा, है ना। तीसरा जो मिलता है, दूसरे पॉइंट तक देखिए। तीसरा क्या होता है, सरकारी सहायता के संबंध में। फिर अब जब सारी इनकम की हमने बात कर ली तो अब खर्च आते हैं। ठीक, उसकी बात कर लेंगे हम लोग, 1 मिनट। यहाँ पे क्या है, फिर सरकारी सहायता। फिर जब सारी इनकम की बात करेंगे फिर ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपेंस की भी जांच करेगा। फिर हम व्यय संबंधी मदों का अंकेक्षण करते हैं। ठीक? ये पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे देख के पॉज करके आप नोट कर ले, और वही नोट कीजिएगा जिसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, पेंसिल से नीचे अंडरलाइन है, केवल वही नोट कीजिएगा। ठीक, फिर और नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी का। अब इंग्लिश पे ले चल के वहां पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरे से स्टार्ट करते हैं, रिगार्डिंग द गवर्नमेंट एड। जो सरकारें होती हैं वो जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट, सरकारी और अर्ध सरकारी, उनको सरकार की तरफ से हेल्प आती है, मदद आती है। तो भाई वो हेल्प कहाँ आती है, बैंक स्टेटमेंट में आती है। तो एक ऑडिटर को ये तुरंत चेक कर लेना चाहिए कि बैंक का इंफॉर्मेशन निकाल के कि ये जो सरकार की तरफ से हेल्प आई है वो कितना आई है। तो उसको बैंक स्टेटमेंट से उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गया रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट एड। अब तो सोचिए, मैंने सामने खिड़की खोल के रखी हुई है और ऑल डार्क। आपको एक बात दिखाता हूँ मैं। ये बाहर का नजारा है। आई होप ये मेरी खिड़की और ये बाहर का नजारा, पूरा बारिश और अंधेरा। चलो आगे चलते हैं। फिर अब देखो, हमने इनकम की सारी बात कर ली कि भाई फीस से आ गया आपका पैसा। ठीक है, और फिर आपको डोनेशन के तौर पे पैसे मिल गए। फिर सरकार की तरफ से जो आपको हेल्प मिलती है। अब खर्चों की बात करते हैं कि खर्चे क्या क्या होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आराम से पता है,
कि आपको सैलरी पेड जो होती है एम्प्लॉयज की उससे पहले चेक करेगा ऑडिटर। देखो यहीं तक बस नीचे अंडरलाइन है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, बस यही लिखना है, दिमाग में रखना है कि एक ऑडिटर एम्प्लॉयज को पे किए जाने वाले जो सैलरी उसको क्रॉस चेक करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो किए जाते हैं कि भाई जैसे प्रिंसिपल हो गया, प्यून हो गया, मैनेज करने में उनके अलग अलग खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे क्या है। फिर क्या होता है कॉशन मनी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कॉशन मनी क्या होता है, जब आप शुरुआत में किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो एक एडवांस पैसा आपसे डिपॉजिट करवाते हैं जो बाद में दिया जाता है आपको, जो रिफंडेबल होती है, बाद में लौटाई जाती है। उसी कॉशन मनी की बात करता है एक ऑडिटर की, चेक करता है कि कॉशन मनी का अमाउंट क्या है, क्या अगर है तो क्या उसको पेमेंट किया गया है, कितना नहीं पेमेंट किया है, उसको क्रॉस चेक करता है। कॉशन मनी एंड द सम short of the fee are refunded to the student. This must be checked by the seeing the order of the, बस वही स्टूडेंट तक के लिखिएगा। फिर आप क्या चेक करते हो, आप चेक करते हो आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने भी कैपिटल एक्सपेंस किए जाते हैं, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, फर्नीचर बनाया जा रहा है, एसी रूम अगर क्रिएट किए जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड क्रिएट करवाया जा रहा है, जनरेटर मंगाया जा रहा है, इन्वर्टर मंगाए जा रहे हैं, अगर इस तरह कोई भी खर्चा किया जा रहा है तो उस पर एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, ऑडिटर इसे भी चेक करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट पूरा लिख दीजिएगा कि द असेट्स created from the capital expenditure must be properly recorded in the stock register. स्टॉक रजिस्टर होगा जिसमें आपने जितने भी कैपिटल नेचर का खर्चा करके स्टॉक क्रिएट किए हैं, आपने जो क्रिएट किया है उसका आप क्रॉस चेक भी करते हैं। आई होप वॉइस क्लियर आ रही होगी। फिर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द बजट्स। हर इंस्टीट्यूशन अपना बजट बनाता है, तो बजट के जितने भी प्रोविजन होते हैं वो एक ऑडिटर को क्रॉस चेक करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक, तो ऑडिटर मस्ट चेक द बजटरी प्रोविजंस एंड सी दैट द बजटरी प्रोविजन हैव नॉट बीन एक्सीडेड अनलेस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जब तक मैनेजमेंट का परमिशन ना हो तब तक उससे ज्यादा खर्चा ना किया गया हो। तो आप जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है ना, द ऑडिटर मस्ट चेक द बजटरी प्रोविजन, बस यहाँ तक। चलिए, ये तो हमारे इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड हो गया कि भाई एक ऑडिटर क्या क्या काम करेगा। ठीक, अब इसके आगे चल, फिर पांचवा पॉइंट आता है अदर एक्सपेंसेस, यानी अब और कौन सी अलग अलग चीजें होती हैं जिसपे ध्यान देने की बड़ी जरूरत होती है। ठीक, तो इसमें क्या क्या आ जाता है देख लेते हैं। अन्य बदे भी आ जाता है अंकित, पहले हिंदी वाला जूम करके दिखा देता हूँ बच्चों, आप लोग को इसे पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो। ठीक, अंडरलाइन जो किया है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, पहले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट पूरा कर लेना है, फोर्थ पॉइंट पे भी पूरा कर लेना, फिफ्थ पॉइंट भी पूरा। अब इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टोर रजिस्टर होता है, अभी पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो वो जो स्टोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्टेशनरी का सामान होता है, चॉक होते हैं, बुक्स होती हैं, ये जो स्टोर है क्या उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है क्या, है ना। बेहतर तरीके से कंट्रोल मतलब कि शुरुआत में कितना आया था, अब कितना बचा हुआ है, उसको प्रॉपरली चेक करना रहता है। मुझे लग रहा है मुझे अपनी खिड़की बंद करनी पड़ेगी। अंधेरे में पढ़ाई होगी भाई, तुम लोग को तो दिखेगा बाहरी। हाँ ये ठीक है। हम्म,
चलो भाई, तो कई जगह थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या क्या है आपका, तो पहला तो जो आपका स्टॉक रजिस्टर है उसे हम चेक कर लेंगे। फिर क्या है, इट मस्ट बी सीन दैट द प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बुक, है ना, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, उसको स्पेसिफिकली चेक करना जरूरी है। जैसे बुक्स हो गई, फर्नीचर हो गया, गेम इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल, टाइपराइटर, इन सब के लिए सारी रिसीट्स जो बनी हुई है क्या उसके हिसाब से एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया जाए, वीडियो बना रहा हूँ भाई। फिर नेक्स्ट है, द ऑडिटर मस्ट चेक थ्रू द फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कैश एंड अदर इन्वेस्टमेंट, यहीं तक नोट कीजिएगा केवल, द ऑडिटर से लेके अदर इन्वेस्टमेंट तक, कि एक ऑडिटर को चाहिए कि वो खुद जाके इंस्पेक्ट करे कि कैश के रिगार्डिंग और जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए उनके रिगार्डिंग वो खुद जाके इंस्पेक्ट करे उसको। और फिर accrued outstanding assets and the unpaid liabilities must be examined, accrued outstanding assets और unpaid liabilities, उनका भी उसे खुद जाके क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। तो ये हुआ इसके रिगार्डिंग सारी चीजें। नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। पहले ऐसा करता हूँ, हिंदी वाला दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट हेडिंग ये रहेगा कि प्रोविडेंट फंड से रिगार्डिंग, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग क्या चीज ध्यान देनी चाहिए एक ऑडिटर को, है ना, एक अंकेक्षक को प्रोविडेंट फंड की जांच करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। पहले ही जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो पहले क्या कर लें, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर अब नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ। ये पांचवा पॉइंट जो है वो पूरा लिखेंगे, जो सेवेंथ पॉइंट है उसे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, आई होप सो। पॉज करके आप देख लिए होंगे। आगे चलते हैं, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका इंग्लिश का। अब आपको प्रोविडेंट फंड, जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब प्रोविडेंट फंड होता क्या है, माइंड में एक बार फिर से लेके आइएगा कि प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि एक जो एम्प्लॉय होता है वो फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। प्रोविडेंट फंड का एडवांटेज ये होता है, कुछ पैसा एम्प्लॉय यानी जो हम आप अगर एम्प्लॉय हुए तो हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर हमारा जो मालिक होगा यानी एम्प्लॉयर वो भी कुछ परसेंटेज उसमें इन्वेस्ट करता है, और फिर उसके बाद जो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो सबसे हाई होता है। तो इस वजह से प्रोविडेंट फंड में ज्यादा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अब प्रोविडेंट फंड को किस तरीके से एक ऑडिटर ध्यान देके उसे ऑडिट करेगा, उससे रिगार्डिंग है। पहली चीज तो उसे सैलरी रजिस्टर से ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा ट्रांसफर कर रहा है एक एम्प्लॉय। ठीक है, ये पहला पॉइंट बताएगा इस चीज से। दूसरा कि क्या एक एम्प्लॉय ने खुद रिटन कंसेंट दिया है कि नहीं। देखिए, कोई एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में पैसा कटवा रहा है तो उसे एम्प्लॉयर मतलब अपने मालिक को इन रिटन ये कहना पड़ेगा कि मैं ये चीज चाहता हूं। तो एक ऑडिटर को ये चीज चेक करना जरूरी हो जाता है कि वो जाके चेक करे इस चीज को कि एक एम्प्लॉय ने क्या खुद से रिटन कंसेंट यानी अपनी सहमति दी है कि नहीं दी है। ये दूसरा पॉइंट कहता है आपका। फिर द इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू मेक इट्स कंट्रीब्यूशन। फिर
अब हम बात करते हैं जो मालिक होता है, मालिक यहाँ पे कौन है? इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद अपनी तरफ से उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है उसको चेक करेगा, ठीक है। फैक्ट मस्ट बी वेरीफाइड। चौथा पॉइंट है आपका, अब प्रोविडेंट फंड रजिस्टर, अब प्रोविडेंट फंड का एक रजिस्टर भी मेंटेन किया गया होगा। अब उसमें ये देखना है कि मंथली सबका प्रॉपर तरीके से पैसा कटा है कि नहीं कटा, क्या कुछ लोगों का बचा रह गया, ड्यू बचा हुआ है ना? तो उसको भी क्रॉस चेक करेंगे कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि भाई एक बंदे का पैसा कट गया है, मगर वो क्या सच में ऐसा हुआ है कि नहीं, तो वो उसकी रिसीट से पता चलेगा। उसके नाम की जब भी कंट्रीब्यूशन होता है उसकी एक रिसीट मिलती है। द प्रोविडेंट फंड रजिस्टर इज मेंटेन्ड covering the individual accounts of the employees, showing monthly deductions, contribution of the management and the interest occurred. The auditor must check the register on the basis of the voucher, है ना? यही अभी कह रहा था मैं कि एक ऑडिटर को वाउचर की बेसिस पे इस रजिस्टर को क्रॉस चेक करना चाहिए कि सच में वो चीजें हुई हैं कि नहीं। और फिर लिखा हुआ फिफ्थ पॉइंट है, इफ दे आर रूल्स दे मस्ट बी चेक्ड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल और रेगुलेशन बना के रखे हुए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक होना चाहिए वो चीज। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उसमें अगर इन्वेस्ट किया गया है उसको चेक करेगा। देखिए प्रोविडेंट फंड में एक ऑप्शन ये भी होता है ना, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा जहाँ पे जा रहा है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। आखिर भाई इंटरेस्ट आपको हाई कैसे मिलेगा? पैसा हम जो इन्वेस्ट कर हम जो अपना उसमें पैसा कटवा के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जिसके पास हमारा पैसा जा रहा है वो उसको क्या करती, इन्वेस्ट करती है ना? तो द अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इन द बैंक डिपॉजिट, पोस्ट डिपॉजिट और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। दिस हैज गॉट टू बी एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर। इसको भी वाउचर के बेसिस पे क्या किया जाना, एग्जामिन किया जाना चाहिए। सातवां पॉइंट छोड़ दीजिए, मन करे तो लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, if an auditor has even a little suspicion regarding the violation of the rules or not keeping proper account, he must mention this in his report. अगर रूल और रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए गए हैं प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, तो उसे अपना जो लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उसमें वो क्या करेगा, इसे मेंशन करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके रिगार्डिंग पूरा काम। आई थिंक कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर मेरे लिए बनाना तो उतना मुश्किल नहीं है, मगर आप जब नोट डाउन करने जाते हो तो वो टाइम लेता है ना? तो एक ही इंस्टीट्यूशन का रहने देते हैं, फिर बाद में नहीं, कल देखते हैं। ओके देन। वैसे भी बड़ी मुश्किल हो रही है, लाइट वेट है नहीं, बारिश जम के हो रही है।